नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त वन रक्षक राजन सनोडिया। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सामान्य अंग्रेजी का यानी कि जनरल इंग्लिश का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, जिसका नाम है नरेशन। आपने दोस्तों देखा होगा कि MP पटवारी का जो एग्जाम अभी चल रहा है उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच से बहुत ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं। तो इस बात की प्रबल संभावना बन सकती है दोस्तों कि जो MP फॉरेस्ट गार्ड का पेपर है ना, उसमें भी आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से कुछ क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। पिछली बार नहीं आए थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस बार नहीं आएंगे। ठीक है, तो इस बार भी आ सकते हैं। तो मैंने आपको दोस्तों जो 10 टॉपिक बताया है मोस्ट इंपॉर्टेंट सामान्य अंग्रेजी के, उसमें एक टॉपिक अपना नरेशन भी है ना। तो चलो शुरुआत करते हैं, नरेशन पढ़ेंगे। देखो भाई, मैं आपको एक चीज़ क्लियर बता देना चाहता हूँ कि ये अंग्रेजी जो है दोस्तों, यहाँ मेरे से अंग्रेजी पढ़ने सिर्फ वही स्टूडेंट आएगा जिसको अंग्रेजी बिल्कुल नहीं बनती। और मैं कहता हूँ दोस्तों कि आपको कुछ भी नहीं पढ़ने से अच्छा है कि कुछ पढ़ लो। समझ गए? मतलब कुछ नहीं से कुछ सही बहुत अच्छा होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल छोड़ के चले जाएं, है ना। लेकिन अगर आप पूरी ईमानदारी से वीडियो पढ़ोगे दोस्तों, ठीक है, तो आप एग्जाम हॉल में जाके क्वेश्चन में दिमाग जरूर लगाओगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल तुक्का लगा के आओगे, ऐसा नहीं होगा, है ना। अगर मैं आपको आज रूल पढ़ाऊंगा नरेशन के, और कल एक वीडियो और लाऊंगा दोस्तों जिसमें हम प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, 60-70 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आप इतना काबिल तो बन जाओगे कि आप एग्जाम हॉल में जब क्वेश्चन आएगा नरेशन से, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच से, तो आप वहां पर क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक नरेशन को, है ना। देखो, नरेशन जो होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है स्टेटमेंट। क्या होता है? नरेशन का मतलब होता है हिंदी में स्टेटमेंट या कथन जो होता है ना। हम कोई भी बात जो कहते हैं उसको हम क्या कहते हैं? कथन कहते हैं। और कथन जो होते हैं दोस्तों, स्टेटमेंट जो होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट मतलब अप्रत्यक्ष। डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष का मतलब देखो दोस्तों, अगर मैंने उदाहरण के लिए मान के चलो, ये एक बंदा खड़ा है ए और एक बंदा खड़ा है बी। ठीक है, अगर ए बंदा ने बी बंदे को 10 रुपए दिया, सामने से दिया, तो ये होता है प्रत्यक्ष। जो आंखों के सामने होता है उसे क्या कहते हैं? हम प्रत्यक्ष कहते हैं। और जो आंखों के सामने नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष कहते हैं। अगर फोन पे से हमने दोस्तों किसी को 10 रुपए ट्रांसफर किए, तो उसे हम क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष कहते हैं। इनडायरेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट कहते हैं। इनडायरेक्ट ट्रांजेक्शन जो होता है ना, वही अप्रत्यक्ष। ठीक है, कहने का मतलब दोस्तों सिंपल है, जो आंखों के सामने प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट, और जो आंखों के सामने नहीं हो उसे इनडायरेक्ट मतलब अप्रत्यक्ष कहते हैं। क्लियर? ये चीज समझ में आ गई। चलो अब बात करते हैं कि नरेशन कथन में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कैसे होते हैं। देखिए, मान के चलिए दोस्तों, एक पिताजी हैं जिनका नाम है ए। ठीक है, इनके दो पुत्र हैं बी और एक है पुत्र सी। ठीक है, ठीक है, कौन है? देखिए, ए पिताजी हैं और बी कौन है? उनके दो पुत्र हैं बी और सी। ठीक है, पिताजी ए ने क्या कहा? मान के चलो बी ने दोस्तों एक कांच का गिलास तोड़ दिया। क्या तोड़ दिया? बी ने कांच का गिलास तोड़ दिया। और पिताजी ने किससे कहे? सी से कहे। किसने कहे? पिताजी ने सी से कहे कि बी ने, मतलब बी का नाम आप कुछ भी लिख सकते हो, बी ने कांच का गिलास तोड़ा है। ठीक है, ए पिताजी ने किससे कहे? सी से कहे। ठीक है, कि बी ने कांच का गिलास तोड़ा है। जब सी जाके बी को बताएगा कि पिताजी मुझे बता रहे थे कि तुम्हारे द्वारा कांच की गिलास तोड़ी गई है। क्या? सी जाके जब बी से बोलेगा कि पिताजी मुझे बता रहे थे या कह रहे थे या बोल रहे थे कि तुम्हारे द्वारा कांच की गिलास तोड़ी गई है, तो जो पिताजी द्वारा सी को जो बात कही गई दोस्तों वो डायरेक्ट होती है, लेकिन सी के द्वारा बी को जो बात कही गई दोस्तों वो क्या होती है? इनडायरेक्ट होती है। समझ गए? कुल मिला के चुगली करना जो होता है दोस्तों, एक अप्रत्यक्ष कथन के तौर पे हम उसे समझने के लिए कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहली चीज होती है, हम इसकी टर्मिनोलॉजी को समझेंगे कि इसमें टर्मिनोलॉजी क्या होती है। ठीक है, एक सेंटेंस लिखा है दोस्तों, ही सेड टू मी सी इज वेरी इंटेलिजेंट। ठीक, ये दो भागों में बटा हुआ है। ठीक है, कितने भागों में बटा हुआ है? दो भागों में बटा हुआ है। जो ही सेड टू मी है दोस्तों, ठीक है, ये डायरेक्ट स्पीच है ना, याद रखना। तो ये जो भाग है इसको कहते हैं रिपोर्टिंग क्लॉज कहते हैं। और इसके बाद दोस्तों जो इन्वर्टेड कामा के बाद, इन्वर्टेड कामा के अंदर जो लिखा रहता है सेंटेंस, उसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि अपन रूल पढ़ेंगे तो वहां पर बहुत इसका उपयोग होगा, है ना। तो याद रखना, ये जो सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच का, तो देखो ये जो भाग होता है ये कहलाता है रिपोर्टिंग क्लास, और ये जो भाग होता है जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है दोस्तों, उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इस चीज को आपको क्या करना है? ध्यान में बना के रखना है। ठीक है, चलिए इसके बाद दोस्तों मैं आपको बताता हूं
इसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर जो रिपोर्टिंग क्लास है ना, क्या है, रिपोर्टिंग क्लास है। इसमें देखिए सब्जेक्ट क्या है, ठीक है, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट क्या है, देखिए यहाँ पर जो ही लिखा है ना, ये रिपोर्टिंग सब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जो सैड लिखा है ये रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है, ठीक है। और जो मी लिखा है ना, ये ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। देखिए ये रिपोर्टिंग क्लास है पूरा, तो इसका जो सब्जेक्ट है वो रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, इसकी जो वर्ब है वो रिपोर्टिंग वर्ब, और इसका जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है, ठीक है। क्लियर, समझ गए। चलिए एक चीज और याद रखना, जो रिपोर्टेड स्पीच होती है दोस्तों, इसका पहला लेटर हमेशा क्या होता है, कैपिटल होता है। जैसे सी का पहला लेटर क्या है, कैपिटल है, एस, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इन्वर्टेड कामा जो होता है, इन्वर्टेड कामा इसके अंदर हमेशा ये रहती है, ठीक है। ये डायरेक्ट है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट दोनों प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं रूल की, ठीक है। आज दोस्तों हम सिर्फ रूल पढ़ेंगे, कल प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। कुछ रूल आज की क्लास में पूरे नहीं हो पाएंगे, तो कल मैं जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा दोस्तों, तो वहां पर अपन उसको कवर कर लेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि आज ही अपने सारे रूल कवर हो जाएं, ठीक है। लेकिन याद रखना दोस्तों, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपको रूल समझना। यदि यदि आपने आज रूल समझ लिए तो कल आपको बहुत आसानी होगी, ठीक है। और यदि आप डायरेक्ट क्वेश्चन करोगे तो फिर दिक्कत होगी, फिर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। लेकिन आज हम इतना पढ़ लेंगे दोस्तों कि कल हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो वहां हमको सारी चीजें बनने लगेंगी, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं फैक्ट नंबर 1 से, ठीक है। रूल नंबर 1 या फैक्ट नंबर 1 आप जो भी कहो उसे मान सकते हो, है ना। देखो मैंने अभी आपको बताया था कि दो चीज होती है, एक होती है रिपोर्टिंग क्लॉज और एक होती है रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब, अब आपको यहाँ काम आएगा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब दोस्तों याद रखना प्रेजेंट टेंस में हो, ठीक है, या फ्यूचर टेंस में हो। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस आपको टेंस पढ़ के आता होगा, मैं ये मान के चलता हूँ, ठीक है। प्रेजेंट टेंस में दोस्तों जो सहायक क्रिया होती है उसमें क्या लगा रहता है, एस लगा रहता है, या बिना एस के भी होता है, ठीक है। और फ्यूचर टेंस में दोस्तों सेल से या बिल से, इस प्रकार की जो क्रिया होती है उसका इस प्रकार का फॉर्म रहता है, ठीक है। तो याद रखना जब रिपोर्टिंग वर्ब जो होगी फ्यूचर या प्रेजेंट में होगी दोस्तों, तो रिपोर्टेड स्पीच जो होगी, ठीक है, उसकी वर्ब में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। रूल समझ में आया या नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम्पल देखोगे तो सब समझ में आएगा। देखिए यहाँ सेंटेंस लिखा हुआ है दोस्तों, आई से रोहित विल क्वालिफाई द एग्जाम। सिंपल सा है, ये डायरेक्ट स्पीच है, आई से रोहित विल क्वालिफाई द एग्जाम। तो याद रखना दोस्तों ये आई से जो लिखा है ना, ठीक है, तो से यहाँ पर क्या है, ये प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, ठीक है। जब इसको दोस्तों हम इस सेंटेंस को, ये पहला सेंटेंस है और इसको दोस्तों हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट में बदलेंगे, तो आई से का आई से हो जाएगा। बीच में दोस्तों याद रखना इनको कनेक्ट करने के लिए दैट कंजक्शन का उपयोग होता है, ठीक है। नरेशन में दैट कंजक्शन का उपयोग होता है, और भी होते हैं लेकिन अपन आगे आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक। सबसे पहली चीज याद रखना दैट का उपयोग होता है, तो आई से हो गया तो आई से लिख दिया हमने। इसके बाद दोस्तों दोनों के बीच में दैट आता है, ठीक है। इसके बाद रोहित विल क्वालिफाई द एग्जाम, ठीक। तो यहाँ सिंपल दोस्तों ये प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, इसलिए यहाँ पर कोई भी उसकी जो क्रिया है, ठीक है, मतलब जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है, इसलिए यहाँ पर कोई चेंज नहीं हुआ, है ना। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल देखिए कि यू बिल से, यहाँ यू बिल से आ रहा है, क्या आ रहा है यहाँ पर, यू बिल से आ रहा है रितिका बिल कुक फूड, ठीक है। क्या कह रहा है, रितिका बिल फूड। तो देखिए यहाँ भी यू बिल से दैट हो गया, इसके बाद दोस्तों रितिका बिल कुक फूड हो गया, ठीक। क्यों, क्योंकि यहाँ जो बिल है ना इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। ये क्यों चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि ये फ्यूचर टेंस की बात हो रही है, ठीक है। इसके अलावा तीसरा है सी सेज दैट ही रन्स वेरी फास्ट, है, ठीक है। तो यहाँ भी सेज मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी सेज ही रन्स वेरी फास्ट का सी सेज दैट ही रन्स वेरी फास्ट। कुल मिला के दोस्तों यदि प्रेजेंट और फ्यूचर की बात होती है, ठीक है, तो रिपोर्टेड स्पीच की जो वर्ब होती है दोस्तों उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता, दोनों के बीच में क्या लगा देते हैं, दैट, और उसका इनडायरेक्ट स्पीच बन जाता है, ठीक। चलिए रूल नंबर 2 है दोस्तों, अभी रूल समझ में नहीं आएंगे ना, तो कल की जो प्रैक्टिस वाली क्लास रहेगी वहाँ आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। लेकिन मैं इतना बता रहा हूँ दोस्तों, तो आप सिंपल समझो ना, प्रेजेंट और फ्यूचर की बात हो रही है, तो जो रिपोर्टिंग वर्ब है दोस्तों रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, इतना सा तो रूल याद रखना था आपको, है ना। चलो दूसरा नंबर रूल है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो, अब देखिए प्रेजेंट और फ्यूचर की बात कर रहे थे तो वहाँ नो चेंज, लेकिन जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो यहाँ परिवर्तन होता है, ठीक है। कैसे होता है देखिए, इज एम आर का दोस्तों बाज बेयर में परिवर्तन होता है, बाज बेयर का हैड बीन में होता है, डू डच का डिड में हो जाता है, हैज हैव का हैड में हो जाता है, फर्स्ट फॉर्म का सेकंड फॉर्म में हो जाता है, सेकंड फॉर्म का दोस्तों हैड प्लस थर्ड फॉर्म में होता है, कैन का कुड में होता है, मे का माइट में होता है, सेल का शुड में होता है, और बिल का वुड में होता है। ये टेबल आपको पूरी याद होना चाहिए कि किसका कन्वर्जेशन किस में होता है।
चलिए एक दो एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको और अच्छे समझ में जाएगा, है ना। ही सेड सी इज डांसिंग, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ही सेड सी इज डांसिंग कह रहा है, ठीक है। तो ही सेड दैट सी वाज डांसिंग। देखिए यहाँ पर जो इज है ना, इसका कन्वर्जेशन किस में हो रहा है दोस्तों, इसका कन्वर्जेशन हो रहा है बाज में, ठीक है। लेकिन क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ जो सैड है दोस्तों, ये क्या है, ये सैड जो है पास्ट टेंस में है, ठीक है। इसलिए दोस्तों इसका कन्वर्जेशन इज का किस में हो रहा है, बाज में हो रहा है, सिंपल है। तो देखिए ही सेड दैट लगा दिए, इसके बाद सी इज का हो गया बाज डांसिंग। कुछ नहीं करना है, मैंने पहला रूल में बताया था कि यदि प्रेजेंट फ्यूचर हो तो नो चेंज होता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पास्ट आ गई सेड, इसलिए दोस्तों दोनों के बीच में दैट लगा दिए और जो इज था उसको बाद में कन्वर्ट कर दिए, ठीक। क्यों, मैंने बताया था ना कि इज एम आर किस में कन्वर्ट होती है, वाज वेयर में कन्वर्ट होती है। तो इज क्या है, इज जो है दोस्तों फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी इज का बाजी होता है ना, ठीक है। यदि आर रहता तो वहां पर क्या होता, वेयर हो जाता, है ना। चलिए नेक्स्ट है यू सेड दिनेश वाज फ्लाइंग अ काइट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यू सेड दैट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों दिनेश, अब मैंने बाज का क्या बताया था आपको, बाज का हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बाज का और बियर आएंगे तो हैड बीन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, बाज बियर का क्या हो जाएगा, हैड बीन हो जाएगा, फ्लाइंग अ काइट। सिंपल सा रूल है। अगर क्या है रूल कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच वर्ब में चेंज होता है, और किस प्रकार से होता है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। चलिए कैन, मैं, सेल, बिल, सब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जब आपको सब समझ में आएगा, है ना। यदि रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू हो तो टोल्ड, से टू हो तो टेल्स, और से टू हो तो टेल। ध्यान रखना, सेड टू हो तो टोल्ड हो जाता है, से टू हो तो टेल्स होता है, और से टू हो तो टेल होता है ना। कब होता है, देखिए अगर मैं कहूं कि ही सेड टू मी सी इज वर्किंग हार्ड। देखिए दोस्तों ध्यान रखना यहाँ पर कि यहाँ पर सेड के साथ टू लगा है। जब सेड के साथ टू आए या सेस के साथ टू आए या से के साथ टू आए तो टोल्ड, टेल्स और टेल में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, ही सेड टू मी सी इज वर्किंग हार्ड, ठीक है। यहाँ सेड टू आ रहा है तो सेड टू को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, टोल्ड में। ही टोल्ड मी दैट सी इज का किस में हो जाएगा दोस्तों, वाज में हो जाएगा, सी वाज वर्किंग हार्ड, ठीक है। माई ब्रदर विल से टू हिम, यहाँ से टू आ रहा है तो से टू किस में कन्वर्ट होता है बताइए, मैंने अभी बताया से टू जो होता है दोस्तों ये टेल में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो माई ब्रदर विल टेल हिम, इसके बाद दैट लगेगा कंजक्शन, ठीक है। रितेश विल लर्न, ठीक है। तो यहाँ पर रितेश विल लर्न जो है, अब देखिए यहाँ पर विल आ रहा है दोस्तों, प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर नो चेंजेस हो रहा है, ठीक है। मैंने बताया था ना प्रेजेंट और फ्यूचर होगा तो यहाँ पर नो चेंजेस होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चेंज ऑफ पर्सन। देखिए दोस्तों पर्सन तीन प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई और बी आते हैं, सेकंड पर्सन में यू आता है, और थर्ड पर्सन में दोस्तों ही, सी, इट, दे और किसी का नाम हो सकता है ये आते हैं, ठीक है। तो जब भी दोस्तों फर्स्ट पर्सन आएगा तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड पर्सन आएगा तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और थर्ड पर्सन आता है दोस्तों तो वहाँ पर नो चेंज होता है, ठीक है। कैसे होता है, एग्जाम्पल देखिए, ही सेड टू हर आई एम वॉचिंग टीवी, ठीक है। तो देखिए ही सेड टू का क्या हो गया, टोल्ड हो गया, तो ही टोल्ड। अब यहाँ हर लिखा तो हर लिख दिए और कंजक्शन पूरे कर लिए दैट। इसके बाद देखिए दोस्तों आई जो क्या है, आई यहाँ पर क्या है, एक फर्स्ट पर्सन है, और मैंने बताया फर्स्ट पर्सन जब भी चेंज होता है दोस्तों तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। सब्जेक्ट क्या, ही, तो ही के अकॉर्डिंग ही चेंज हो गया, ठीक है। एम क्या है, एम क्या इसमें कन्वर्ट होता है दोस्तों, वाज में कन्वर्ट होता है, ठीक है। मैंने बताया था ना इज एम आर वाज बियर में कन्वर्ट होते हैं, तो एम है तो यहाँ पर वाज में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और वाचिंग टीवी, तो ही टोल्ड हर दैट ही वाज वाचिंग टीवी। कुछ भी नहीं रहता, सिंपल सा है। और आपने ये सब रूल पढ़ लिए ना तो एग्जाम में क्या करोगे, जब क्वेश्चन आएंगे ना तो आप ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आपसे सवाल बन जाते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा है, कल मैं आपको सिखाऊंगा ये सब। ही सेड टू हर यू आर वाचिंग टीवी, ही सेड टू लिखा तो टोल्ड लगा दिया, ठीक है। हर लगा दिया और दैट लगा दिया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ से कहानी शुरू होती है, ये लिखा है यू मैंने बताया था कि यू क्या है, यू एक सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन हमेशा किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, हर, ठीक है। हर का क्या हो जाएगा दोस्तों, ही का हिम होता है और सी का हर होता है, तो हर का क्या हो जाएगा, सी हो गया, आर का वाज हो गया, ठीक है। वाचिंग टीवी, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान होती है नरेशन, ठीक। देखो यहाँ पर बताया ना कि ऑब्जेक्ट यू है, सेकंड है, और सेकंड पर्सन जो होता है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। फर्स्ट पर्सन यहाँ पर क्या था, आई, ठीक है। आई किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा था, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ही के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए तो ये सी वाज वाचिंग टीवी, ये क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है सी सेड टू हर, यहाँ सेड टू आया है, फिर टोल्ड हर हो गया, दैट, यहाँ तक तो आप पहुँच जाओगे, ठीक है। रोहित क्या है दोस्तों, थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन में क्या होता है, नो चेंज मैंने बोला था, तो रोहित का रोहित लिख दिए। इज का
मैंने बताया है इज एम आर का क्या होता है, बाज बियर होता है, तो इज के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, बाज हो जाएगा, वाचिंग टीवी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब आते हैं तो क्या करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दोस्तों याद रखना सेड जो होता है वो आस्क्ड में कन्वर्ट होता है, और दैट जो कंजक्शन होता है दोस्तों उसकी जगह हम इफ और विदर का उपयोग करते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आएगा। कैसे आएगा, चलो ये हम एग्जाम्पल देखेंगे दोस्तों एक दो, तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। देखो ही सेड टू हर आर यू डांसिंग। देखो क्वेश्चन इंटरगेटिव सेंटेंस दो चीजों से शुरू होते हैं, एक तो सहायक क्रिया से शुरू होता है या फिर एक WH वर्ड से शुरू होता है। ठीक है, आपको पता होगा, है ना। तो देखिए जब सहायक क्रिया से शुरू हो, ठीक है, तो उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं उसका रूल मैंने अभी बता दिया कि सेड आस्क्ड में कन्वर्ट होता है, और जो दैट होता है दोस्तों उसकी जगह में इफ या विदर का उपयोग होता है। ठीक है, याद रखना ये सिर्फ किसके लिए रूल है, जब इंटरगेटिव सेंटेंस किसी सहायक क्रिया से स्टार्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। ठीक है, तब अगर WH वर्ड होगा दोस्तों तो वहां पर दूसरा रूल होता है, उसको आगे बताऊंगा, है ना। चलिए ही सेड टू हर आर यू डांसिंग। आर क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है। ठीक है, तो सहायक क्रिया से स्टार्ट हो रहा है इंटरगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर याद रखना ही सेड टू को क्या मैंने बताया कि सेड टू जो हो जाएगा वो आस्क्ड में हो जाएगा, ही आस्क्ड हर। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अभी तक हम दैट का यूज कर रहे थे कंजक्शन में, लेकिन यहाँ पर मैंने बताया कि इफ का उपयोग होगा या बीदर का उपयोग होगा, तो यहाँ पर इफ का उपयोग होता है। ठीक है, जब हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक है, तो इफ हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों सी किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ये सी क्यों आ रहा है बताइए, आर यू डांसिंग। ठीक है, तो मैंने बताया ना कि जब यू आ रहा है ये आ रहा है सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो हर किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सी के अकॉर्डिंग। तो सी और ये आर था, तो आर किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, बाज बियर में है, इज एम आर बाज बियर में कन्वर्ट होता है ना, तो आर है तो बाज में कन्वर्ट हो गया, बाज डांसिंग। कुछ भी नहीं है ना, कि आस्क्ड लगा दिया सेड टू की जगह में। ठीक है, हर की जगह में हर लगा दिया, है ना। इफ मैंने कंजक्शन लगा दिया, क्यों, क्योंकि ये सहायक क्रिया से स्टार्ट होने वाला एक है, क्या है भाई, एक इंटरगेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर इफ का सहायक क्रिया से, याद रखना किससे, सहायक क्रिया से। आर एक सहायक क्रिया होती है। सी क्यों आया, क्योंकि यहाँ हर है, और हर को हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। ठीक है, यू को। ठीक है, इसके बाद इज एम आर जो होता है उसको बाज वेयर में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ बाज आ गया और डांसिंग लिख दिए, खत्म क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा। यू सेड टू हिम डू यू प्रिपेयर नोट्स। ठीक है, तो देखिए यू लिखा है तो यू लिख दिया, सेड टू की जगह में मैंने बताया ना कि इंटरगेटिव सेंटेंस जब सहायक क्रिया से स्टार्ट होगा तो वहाँ आस्क्ड लगाएंगे। ठीक, हिम लिख दिया, यहाँ तक आ गया। कंजक्शन मैंने को बता दिया कि इंटरगेटिव सेंटेंस से जब सहायक क्रिया से स्टार्ट होगा तो इफ आएगा, तो इफ लगा दिया। ठीक है, इसके बाद दोस्तों ये ही आ रहा है ना, ही क्यों आ रहा है, देखो यहाँ पर ही आ रहा है, यहाँ यू है, इसको देखना मेरे भाई, पहले इसका आपको यहाँ पर इसका सब्जेक्ट देखना है, और ये सब्जेक्ट चेंज होता है इसके, ये क्या है देखिए यहाँ यू, फिर बताया ना ये क्या है, यू सेकंड पर्सन है, तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। हिम का क्या हो जाएगा, ही। इसके बाद प्रिपेयर्ड, फिर क्या आता है, थर्ड फॉर्म आ जाती है ना, प्रिपेयर्ड और नोट्स। क्लियर, कुछ भी नहीं था, है ना। सी प्रिपेयर्ड और उसके बाद नोट्स, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट कह रहा है अगर रिपोर्टेड इसीज में और आए तो कंजक्शन बीदर का उपयोग होता है। अभी मैंने इंटरगेटिव सेंटेंस पढ़ाया था ना, ठीक है, उसमें बोला था कि अगर सहायक क्रिया से स्टार्ट होता है तो वहाँ इफ लगाते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर दोस्तों जो रिपोर्टेड स्पीच होती है सेकंड वाली, ठीक है, सेकंड वाली जो होती है रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, है ना, अगर बीच में और आता है तो वहाँ पर दोस्तों याद रखना जो कंजक्शन होता है वो बीदर का उपयोग होता है। सिंपल देखिए, ही सेड टू हर आर यू डांसिंग और सिंगिंग, यहाँ आर आ रहा है, ये रिपोर्टेड स्पीच होती है ना इतनी, तो इसमें आर आ रहा है, तो यहाँ देखिए ही सेड टू क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा, हर का हर हो जाएगा। अब यहाँ बीदर लगा दिए हमने, क्यों, क्योंकि यहाँ आर आ रहा है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यू किस में कन्वर्ट होगा, यू अकॉर्डिंग चेंज होगा हर के, क्यों, क्योंकि यू जो है तो सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट हर है, हर का होता है सी। इसके बाद आर जो हो जाएगा, इज एम आर जो होता है वाजबियर में कन्वर्ट होते हैं, तो आर किस में कन्वर्ट होगा, वाज में। इसके बाद डांसिंग और सिंगिंग, खत्म, इतना सा करना रहता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले, जब WH वर्ड से मतलब क्या होता है दोस्तों, भाई, फेयर, बहन, इस टाइप के वर्ड जो होते हैं, हाउ, है ना, तो सी सेड टू हर व्हाई आर यू डांसिंग। ठीक है, तो देखिए इसमें कुछ नहीं होता, ही सेड टू हर जो है दोस्तों ही आस्क्ड टू हर में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर एक ही चीज़ याद रखना, यहाँ कंजक्शन जैसे हम इफ बीदर दैट का जो करते हैं ना, तो यहाँ कंजक्शन नहीं लगता है, यहाँ पर जो WH वर्ड होता है वही कंजक्शन का काम करता है। ठीक है, तो भाई की जगह हम भाई लिख दिया,
इसके बाद दोस्तों सी आएगा। क्यों आएगा सी? यू की जो यू आ रहा है यहाँ पर, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? यहाँ पर ऑब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ हर हो जाएगा, है ना, हर का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यहाँ पर आर है, आर किस में कन्वर्ट होती है? सिंगल में, बाज में, ठीक है, और डांसिंग, खत्म। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यू सेड टू मी वेयर कैन आई लर्न इंग्लिश, ठीक है। तो यू सेड टू मी है तो यू आस्क्ड मी हो गया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों वेयर है तो वेयर लगा दिया। फिर यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ आई है। अब देखिए आई, आई एक फर्स्ट पर्सन है और मैंने बताया था फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो यू का यू होता है, यू हो गया। कैन का मैंने बताया था कुड हो जाता है, कैन का कुड हो जाता है। लर्न इंग्लिश, ठीक, इतना हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ हो, सार्वभौमिक सत्य हो, साइंटिफिक लॉ हो, वैज्ञानिक नियम हो, ऑदर स्टेटमेंट हो, कोई लेखक का कथन हो, जनरल स्टेटमेंट हो, मतलब एक सामान्य कथन हो, ठीक है, तो वहाँ पर नो चेंज होता है। ठीक, कैसे? देखिए, द टीचर सेड टू अस द मून मूव्स राउंड द अर्थ, ठीक है, मतलब जो मून है, चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर लगाता है, ये सार्वभौमिक सत्य बात है। तो यहाँ इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आएंगे दोस्तों तो कुछ नहीं होता, द टीचर सेड टू को हम टोल्ड का कर देंगे, ठीक है। इसके बाद दैट कंजक्शन लगा देंगे और जैसा जो लिखा है उसको वैसा लिख देते हैं, द मून मूव्स द अराउंड द सन, ठीक है। इसी प्रकार देखिए दोस्तों, हिज फादर सेड टू हिम ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक अच्छी नीति होती है। तो ये तो सार्वभौमिक सत्य बात है, तो कुछ नहीं करना, हिज फादर सेड टू का टोल्ड कर दिया, हिम की जगह हिम लिख दिया, दैट लगा दिया और ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी लिख दिया, मतलब इधर कोई चेंजेस नहीं होता है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बी का उपयोग कंप्लीट ह्यूमन बीइंग, मतलब संपूर्ण मानव जाति के लिए किया जाता है दोस्तों, किसी जनरल स्टेटमेंट के लिए किया जाता है, तो वहां पर नो चेंजेस आते हैं। उदाहरण देखोगे समझ में जाएगा, है ना। दे सेड टू हर बी आर गोइंग, क्या कह रहे हैं? दे सेड टू हर बी आर गोइंग, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ बी का उपयोग हो रहा है, लेकिन किसके लिए हो रहा है? सभी जाति के लिए हो रहा है, सभी लोगों के लिए हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए सेड टू हो जाएगा टोल्ड में, ठीक है। दे टोल्ड हर हो गया, इसके बाद कंजक्शन दैट लग गया। इसके बाद दोस्तों दे वर गोइंग हो गया, क्या हो गया? दे वर गोइंग हो गया। क्यों हो गया? बी जो होता है दोस्तों क्या होता है? ये मैंने बताया था ना कि आई क्या होता है, आई जो होता है और बी जो होता है सिंगल पर्सन होते हैं और ये हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। तो दे का दे हो गया। इसके बाद दोस्तों वर आ गया, ठीक है। आर का क्या होता है? आर एक जो होती है थर्ड पर्सन वाली जो होती है हो ना, तो आर देखो, आई इज और एम का बाज होता है और आर का बेयर होता है, सिंपल समझो, है ना। बेयर और गोइंग हो गया, कुछ नहीं करने रहता, है ना। दिस सेड टू हर बी नीड वाटर टू सर्वाइव, जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत होती है, ये कह रहा बी नीड वाटर टू सर्वाइव, संपूर्ण मानव जाति के लिए बात हो रही है ना। तो यहाँ भी कुछ नहीं, दे सेड टू हर तो दे टोल्ड हर हो गया, दैट कंजक्शन लगा दिए। इसके बाद दोस्तों वी, बी की जगह में क्या आ गया? बी नीड वाटर टू सर्वाइव, इसको जैसे कि तैसे लिख दिए, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, मतलब इसमें अधिबोचक जो चिन्ह आते हैं, किसी चीज़ को देख के, ताजमहल को देख के आप आश्चर्यचकित हो जाते हो ना, वही चीज़ है, ठीक है। घड़ा, आलस्य घड़ा, वो हिंदी में जो पढ़ते हो वही है। हुर्रा, आलस्य, वाओ, ओ, ब्रावो, फाई फाई, ठीक। तो ये सब चीज़ें याद रखना आपको, है ना। जब दोस्तों हुर्रा आएगा तो जॉय और हैप्पीनेस का अर्थ होता है। आलस मतलब सोरो या सैडनेस, वाओ मतलब सरप्राइज या प्रेस, ठीक है। ओ मतलब सरप्राइज, ब्रावो मतलब एप्लोस, एप्लोस मतलब सवासी होता है, ठीक है। और फाई फाई मतलब सेम, सेम मतलब क्या होता है आप बताना मेरे को, है ना। चलिए, माय फ्रेंड सेड आलस सी फेल्ड इन द एग्जाम। अभी आप रूल समझो, सिर्फ रूल समझो, है ना। कल अपन जब क्वेश्चन करेंगे ना तो आप धुआं धुआं कर दोगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, है ना। माई फ्रेंड सेड आलस सी फेल्ड इन द एग्जाम। देखिए, जब भी दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन आए जो अपना एक्सक्लेमेटरी कहते हैं इसको, ठीक है, तो यहाँ पर जो कंजक्शन होता है ना, यहाँ पर एक्सक्लेम्ड लगता है, क्या लगता है? एक्सक्लेम्ड विथ लगता है, क्या लगता है? एक्सक्लेम्ड विथ लगता है, ठीक है, याद रखना, है ना। देखिए, माय फ्रेंड्स सेड की जगह में एक्सक्लेम्ड विथ आ गया, है ना। सोरो, आलस का क्या होता है मैंने बताया था ना, आलस का जो होता है दोस्तों याद रखना, आलस जो होता है, आलस का मतलब होता है सोरो या सैडनेस, ठीक है। तो यहाँ लगाना पड़ेगा आपको सोरो दैट सी फेल्ड इन द एग्जाम, ठीक है। सी फेल्ड इन द एग्जाम से जैसा कि दस्ता लिख दिया, है ना। कुछ नहीं करना है, एक्सलेंट विथ लगाना है और आपकी जो क्रियाएं होती हैं, जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं उनको चेंज करना है बस, ठीक है। यू सेड ओह रोहित हैज स्कोर डबल सेंचुरी, तो यू इसके बाद सेड की जगह में एक्सलेंट विथ लगा दिए। इसके बाद देखो एक्सलेंट विथ, यहाँ ओह आ रहा है, ओह का मतलब क्या होता है? सरप्राइज होता है, तो सरप्राइज लिख दिए, रोहित हैड स्कोर डबल सेंचुरी, ठीक है। इतना सा करना रहता है। इसके बाद दोस्तों ऑप्टेटिव वाला जो सेंटेंस आते हैं, जिसमें कर्स हो गया, ब्लेस हो गया, इच्छा हो गई, मतलब इच्छा हो गया, किसी के लिए दुआ हो गई, इस प्रकार के जो रहते हैं ना, तो उसको कुछ नहीं करना रहता। जहाँ सैड है दोस्तों वहाँ पर कर्स लिख देते हैं, ब्लेस्ड लिख देते हैं, बिस्ट लिख देते हैं और जो लिंकर या कंजक्शन होता है उसकी जगह में दैट को यूज करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। हिज मदर सेड टू हिम मे यू गेट सक्सेस, ठीक है। तो देखो हिज मदर सेड टू हिम मतलब देखो सेड टू हिम गेट सक्सेस, मे यू गेट सक्सेस मतलब कोई इच्छा की बात हो रही है, कोई
अपन कहते हैं ना किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, तो इस प्रकार की बात हो रही है, तो यहाँ पर ब्लेस्ड हिम हो जाएगा। ठीक है, ब्लेस्ड हिम दैट कर देंगे। और ही देखो यहाँ पर लिखा है, यहाँ लिखा है मे का हो जाएगा माइट, है ना, गेट सक्सेस, है ना। कुछ नहीं करना, इतने सारे रूल बता दिए भाई, अब एक एक चीज़ तो ना बताऊंगा मैं आपको, है ना। मे का माइट हो रहा है, मैंने बता दिया। यहाँ पर ये एक प्रार्थना, दया या फिर जिस प्रकार की बात होती है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, ब्लेस्ड हिम का उपयोग करते हैं, कर्स्ड हिम का उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे माई टीचर सेड टू हिम मे गॉड ब्लेस यू, तो भगवान से हम ये प्रार्थना कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर माई टीचर ब्लेस्ड मी दैट गॉड माइट, मे का माइट हो जाएगा ब्लेस मी। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये हो गई आपकी क्लास बहुत बड़ी हो गई है। ये आपको मैंने जितने भी रूल बताया हूँ ना, ये बेसिक रूल थे। अगर आपने आज की क्लास देख ली है तो कल हम 50-60 क्वेश्चन तो मैं आपको कराऊंगा, है ना, 22 के। और वो 50-60 क्वेश्चन देखोगे तो आप MP फॉरेस्ट गार्ड में जब एग्जाम हॉल में जाओगे, नरेशन से क्वेश्चन आएंगे तो आप कर लोगे। ठीक, चलिए दोस्तों, आज की क्लास पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना, है ना। थैंक यू, जय हिंद।